आप हम सभी के लिए, और हमें जागरूक करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और ज्यादा टाइम ना, मैं ना रोहित सिंगल को फॉर एन एक्साइटिंग टॉपिक फॉर टुडे। वेलकम डॉक्टर रोहित। चलिए। नमस्कार सभी को, थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ सब फॉलो कर रहे हैं जो जो मैं इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जा रहा हूँ, और जो जो पिछले लेक्चर्स दिए हैं, आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिए हैं और खाने पीने के भी आपने चेंजेस थोड़े थोड़े लेके आए हैं अपने लाइफ में। तो आज एक बड़ा ऐसे कॉमन टॉपिक है, और इंडियंस तो हम वैसे भी काफ़ी खाने के मामले में चूजी हैं, और ट्रेडिशनल हमारा खाना चला आ रहा है। देखिए, हमारे दादा नानी जो थे, नाना नानी, वो बहुत ज़्यादा साइंस के बारे में तो नहीं जानते थे, परंतु फिर भी हमारे जो पूर्वज हैं और वो सब खाने के कॉम्बिनेशंस ऐसे ऐसे बनाए हैं जिससे हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन प्रॉपर रहे। और आज उसी को साइंस प्रूव भी कर रही है कि कितना साइंटिफिकली प्रूवन था पुराने जमाने में खाने की चीजें और किस तरह से कॉम्बिनेशंस बनाते थे। तो आज उसी पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फूड कॉम्बिनेशंस क्यों जरूरी हैं, और क्यों हमें इसको अप्लाई करना चाहिए, क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है अपने खाने में, किन कॉम्बिनेशंस को हमें अवॉइड करना है, किन को हमें इम्प्रूव करना है। ओके। तो कंसेप्ट क्या है? मेनली कंसेप्ट है कि खाना तो हम सब लोग, हम हेल्दी धीरे धीरे जान रहे हैं क्या खाना चाहिए, सब लोग अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। और हम कोशिश करते हैं कि फ्रेश से फ्रेश खाना लेके आएं और घर में भी हेल्दी फूड ही हम बनाएं, प्रिपेयर करें। परंतु खाना हेल्दी बनाना है और हमें मिलना, उससे हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये एक मेन पॉइंट है। क्या हमारा गट पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है? जब तक एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा तब तक जितना भी अच्छा हम खाना खा लें उतना वो बेनिफिट हमें नहीं दे पाएगा। और आजकल हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन इतना पुअर हो चुका है, इसीलिए इतनी सारी डेफिशिएंसीज हमें देखने को मिलती हैं, और इतनी सारी बीमारियां, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इसीलिए कॉमनली होते जा रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर बॉडी को न्यूट्रिशन मिल ही नहीं पा रहा है। सेलुलर न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है सेलुलर लेवल पे, इसलिए डैमेज हो जाते हैं, और धीरे धीरे फिर हमारे ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं और डिजीज मैनिफेस्ट होने लगती है। तो क्या फैक्टर्स हैं वही फूड एब्जॉर्प्शन के? तो क्या कॉम्बिनेशन हम बनाएं ताकि उनका न्यूट्रिशन वैल्यू है उसकी इंप्रूव हो जाए, और वो प्रॉपरली हमारा इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब भी कर सके। तो अगर कॉम्बिनेशन हम राइट करेंगे तो प्रॉपर सिंपल फूड भी हम सुपर फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें मिक्स बैलेंस हमें बनाना है। अपनी इंडियन थाली जो हमारा है उसमें कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, फाइबर, प्री प्रोबायोटिक हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, तो इन सब का बैलेंस होना चाहिए ताकि जो भी हमारा प्लेट में न्यूट्रिशन है वो प्रॉपरली हमें मिल पाए। अब कुछ कॉमन कॉम्बिनेशंस में बात करता हूँ, कि जैसे हम सब लोग खाते हैं, दाल चावल हम खाते हैं, खिचड़ी भी हम सब लोग खाते हैं। तो क्या इसका साइंटिफिक बेसिस है? तो साइंटिफिक है कि देखिए, प्रोटीन एक हमारा बहुत ही ज्यादा मेन मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो आप देखिए, दाल में और प्रोटीन बना होता है हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और कुछ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड रहते हैं। अमाइनो एसिड से प्रोटीन बना रहता है। अब एसेंशियल ऐसे होते हैं जो हमें खाने से हमें अपनी बॉडी को देने, नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी खुद ही प्रिपेयर कर लेती है। तो 9 टाइप्स ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो दाल में आप देखिए कि एक अमाइनो एसिड मिथ्योनिन काफी कम रहता है, पर हम राइस ऐड कर लेते हैं तो राइस से मिथ्योनिन की कमी पूरी हो जाती है, और राइस में लाइसिन अमाइनो एसिड कम रहता है तो वो दाल से पूरा हो जाता है। तो ये दोनों का कम्बिनेशन हम खाते हैं तो हमारा एक प्रॉपर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमें बॉडी को मिल जाते हैं। तो एक कंप्लीट प्रोटीन हमें मिल जाता है। तो वो प्रोटीन हमारा इंटेक अच्छा रहेगा, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर रहेगा, तो फिर हमारा ओवरऑल ग्रोथ, मसल रिपेयर, जो जो प्रोटीन के बेनिफिट है हमें मिल पाएंगे। और इसी तरह इसलिए खिचड़ी का, जैसे इंडियन हमारी किचन में रहता है, तो खिचड़ी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि दाल और चावल का कम्बिनेशन रहता है, प्रॉपर एक पूरा प्रोटीन हमें मिल जाता है उससे। इसी तरह से आप देखते हैं कि आयरन को एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है। वैसे भी देखिए कि जो आयरन हमारा वेजिटेबल्स में रहता है, वो वेजिटेबल सोर्स का नॉन हीम आयरन रहता है, तो उसका एब्जॉर्प्शन वैसे भी पुअर रहता है। और अगर हम उसमें विटामिन सी ऐड नहीं करेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन काफी बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा, और इसी कारण हम देखते हैं कि एनीमिया के केसेस बहुत ज्यादा इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए
पालक में लेमन को हम ऐड करने हैं, सैलेड में जो विटामिन सी रहता है वो हम ऐड करेंगे, तो पालक में जो आयरन है उसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। इसी कंसेप्ट में भी पोहा में हम थोड़ा नींबू डालेंगे तो वो उसका आयरन एब्जॉर्प्शन इंप्रूव हो जाता है। ऐसे ही छोले में ऑनियन और लेमन को हम डालते हैं तो उसका में भी आयरन एब्जॉर्प्शन हमारा इंप्रूव हो जाता है। और आयरन एब्जॉर्प्शन आपका प्रॉपर रहेगा तो हम एनीमिया को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो नींबू सिर्फ एक हमारा टेस्ट एनहेंसर नहीं है, ये एक एक्टिवेटर है, आयरन एब्जॉर्प्शन को एक्टिवेट कर लेता है। अब छोले के साथ ओनियन सलाद हम देखते हैं कि कई जगह हमें मिलता भी है, घर में भी हम खाते हैं। तो उसका भी एक साइंटिफिक बेसिस ये है कि ओनियंस में, जो प्याज में सल्फर कंपाउंड्स रहते हैं जो आयरन और जिंक के अब्जॉर्प्शन को 17% तक इनहेंस कर देते हैं। तो जो छोले में आयरन और हमें जिंक मिल रहा है उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होने लग जाता है, वो बढ़ जाता है। इसी तरह स्प्राउट्स, हम जब दालों को स्प्राउट्स बनाते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाती है, उसमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाता है। पर उसमें ऑनियन और थोड़ा नींबू डालते हैं तो उससे आयरन एब्जॉर्प्शन इंप्रूव होने लगता है। तो छोटे छोटे कॉम्बिनेशंस को हम साइंटिफिकली बेसिस समझेंगे तो फिर हम इसको अप्लाई करेंगे, तो मिस नहीं करेंगे इसमें नींबू डालना। ऐसे ही हम रोटी और घी, ट्रेडिशनली हम चला आ रहा है कि रोटी में घी लगा के खाते हैं। तो घी का इम्पोर्टेंस क्या है, घी भी थोड़ा मॉडरेशन में लगाएं, थोड़ा ही यूज करें। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन रहते हैं ए डी ई के, जो हमारा जो हमारे गेहूं में रहते हैं, रोटी से हमें जो मिलने चाहिए, वो जब तक आप फैट उसमें यूज नहीं करेंगे तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए विटामिन की डेफिशिएंसी रहेगी। तो इसलिए आप घी को थोड़ा रोटी में लगा के या दाल में थोड़ा घी डाल सकते हैं, तड़के में लगाते हैं, तो उससे इन फैट सॉल्युबल विटामिन का एब्जॉर्प्शन इंप्रूव हो जाता है। तो उस विटामिन के जो बेनिफिट्स हैं वो हमें मिलते हैं। तो इसलिए फैट हमारा दुश्मन नहीं है। कई लोग बिल्कुल फैट को अवॉइड कर देते हैं, घी बिल्कुल नहीं खाना छोड़ देते हैं। तो थोड़ा सा हम घी खा सकते हैं क्योंकि ये भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जैसे कर्ड राइस, जैसे आज भी हमने कर्ड राइस ही खाया, तो ये एक बहुत ही हमारा गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कर्ड में प्रोबायोटिक है, गुड बैक्टीरिया हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। और राइस में इजी कार्बोहाइड्रेट रहते हैं जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये डाइजेशन के लिए इजी रहते हैं, इंप्रूव करते हैं, हमारा गट माइक्रोबायोम भी इससे इंप्रूव होता है। तो ये ट्रेडिशनल हमारा एक प्रोबायोटिक थेरेपी है। अब बात करते हैं कि हल्दी बहुत ट्रेडिशनली हमारे घर में यूज होती है, हर ज़्यादातर हम खाने में यूज करते हैं मसाले की तरह। पर टर्मेरिक का एज सच एब्जॉर्प्शन बहुत पुअर रहता है। अब टर्मरिक का एब्जॉर्प्शन पुअर है, हम हल्दी डाल रहे हैं खाने में, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, तो उसके बेनिफिट हमें नहीं मिल पाएंगे। तो उसको एब्जॉर्प्शन प्रॉपर करने के लिए थोड़ा सा हम उसमें हम ब्लैक पेपर या काली मिर्च का थोड़ा सा भी हम डाल देते हैं, तो आप देखिए कि 2000% उसका एब्जॉर्प्शन इंप्रूव हो जाता है। और हल्दी में अगर थोड़ा सा हम फैट ऐड कर दें, जैसे घी के तड़के में हम हल्दी थोड़ा डाल दें, ऑयल के साथ हल्दी डालेंगे, तो उससे भी हल्दी क्या होता है कि फैट सॉल्युबल रहता है, तो फैट उसका भी अब्जॉर्प्शन इंप्रूव हो जाता है। इसलिए हल्दी मिल्क या ब्लैक पेपर के साथ हम उसको यूज कर सकते हैं। या फिर जो भी हम सब्जी वगैरह बना रहे हैं, आप थोड़ा सा ब्लैक पेपर या काली मिर्च को भी यूज करें, तो आप हल्दी का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स में जो हमारे फाइटो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, कैरोटीनॉइड्स, जो विटामिन ई के प्रीकर्सर रहते हैं, ये भी फैट सॉल्युबल होते हैं। जैसे टमाटो में फैट सॉल्युबल रेड कलर जो होता है उसमें बीटा कैरोटीन के थ्रू होता है, तो वो भी एक फैट सॉल्युबल हमारा फाइटो न्यूट्रिएंट है। तो इनमें भी हम अगर थोड़ा सा ऑयल या हम घी को यूज करते हैं तो उससे इनका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। अब टमाटर को कई लोग सैलेड की तरह भी खाते हैं, और सैलेड की तरह खाएंगे तो उसमें हमें विटामिन सी मिलेगा, पर उसका जो फाइटोन्यूट्रिएंट कंपोनेंट है उसका बेनिफिट हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। उसका एब्जॉर्प्शन तब होगा जब हम उसको थोड़ा सा हम ऑयल या घी में उसको हम फ्राई करेंगे, तो उससे फिर उसका कैरोटीनॉइड या उसका बीटा कैरोटीन का एब्जॉर्प्शन इंप्रूव हो जाता है। तो हमें कोशिश करना है कि टमाटो को हम थोड़ा सा ऑयल के साथ यूज करेंगे तो हमें ज़्यादा उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। वैसे स्प्राउट्स में भी, जो मैंने पहले ही बताया था कि स्प्राउट से हमारा आयरन कंपोनेंट बढ़ जाता है, तो उसमें लेमन डालेंगे तो लेमन हमारा विटामिन सी की तरह एक्ट करेगा और आयरन के एब्जॉर्प्शन को हेल्प करेगा। ऐसे ही गाजर के हलवे में हम एलमंड यूजली
डालते हैं टेस्ट के लिए, तो हम डालते हैं, हमें पता है। पर जो हमारे एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम रहता है उस, और कैरेट में विटामिन B6 रहता है, तो B6 हेल्प करता है मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को। तो छोटी सी चीज है, पर इसलिए हम उसको ऐड करेंगे तो हमें एलिमेंट का, मैग्नीशियम का बेनिफिट भी मिलेगा। तो हमारी इंडियन थाली में आप देखिए, ट्रेडिशनली ये सारी चीजें हम देखते हैं कि रोटी का हम घी लगा के खा रहे हैं, दाल राइस का कम्बिनेशन हम खा रहे हैं, सब्जी को हम ऑयल में थोड़ा पका रहे हैं, सैलेड में हम थोड़ा लेमन डालते हैं, और कर्ड को हम ऐड कर रहे हैं प्रोबायोटिक की तरह। तो ट्रेडिशनल इंडियन थाली एक कंप्लीट न्यूट्रिशन सिस्टम है। हमारी दादी नानी ये सब नहीं जानती थी साइंटिफिक बेसिस पर, फिर भी, पर आज के ज़माने में हम साइंस तो पहचान रहे हैं, पर हम ये सब विजडम को हम लैग करते जा रहे हैं और फास्ट फूड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब कुछ कम्बिनेशन हमें अवॉइड करने हैं। जैसे लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि टी को हमें खाने के साथ नहीं लेना है, क्योंकि वो आयरन एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करता है। तो इमीडिएटली आफ्टर मील्स हमें चाय, या खाने के साथ हमें चाय को अवॉइड करना है। यूजली हमें गैप रखना है, 1 घंटे का हम गैप रखें चाय और खाने के बीच में। ऐसी जो मिल्क रहता है उसको भी आप आयरन फूड के साथ ना लें तो अच्छा है, क्योंकि मिल्क का जो कैल्शियम है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करेगा। तो जैसे पालक की सब्जी के साथ मिल्क ना लें, या पालक का, या आप ग्रीन वेजिटेबल्स का परांठा बना रहे हैं तो उसके साथ मिल्क का यूज़ ना करें, थोड़ा गैप के बाद आप मिल्क लें। कई घरों में आदत रहती है कि फ्रूट्स खाते हैं लोग लंच या डिनर के बाद, है ना। तो फ्रूट्स में ये रहता है कि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, और जो हमारा मील्स रहता है वो स्लो डाइजेस्ट होता है। तो इसलिए वो इम्बैलेंस सा हो जाता है हमारा गट के अंदर, और फिर फर्मेंटेशन और ब्लोटिंग होने चांसेस हो जाते हैं, तो इसलिए एसिडिटी और डिस्कम्फर्ट होता है। तो हमें फ्रूट्स को यूजली मिड मील स्नैक्स के टाइम यूज करें तो हमें बेटर रहेगा। अब कई जगह हम देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक को मील के साथ इंक्लूड किया जाता है। आजकल हम देखते भी हैं कि मॉल में जाते हैं तो मैकडोनल्ड इन सब में कॉम्बो मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक के साथ वो ऐड कर देते हैं बर्गर या पिज्ज़ा के साथ। तो बर्गर पिज्ज़ा वैसे ही हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, और कोल्ड ड्रिंक करके वो और ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है। क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर में वो रहते हैं कोल्ड ड्रिंक, वो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, और हाई शुगर होने के कारण वो हमारा गट माइक्रोबियोम को भी इम्बेलेंस कर देते हैं, और फर्दर हमारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन उससे इम्प्रॉपर हो जाता है, और ब्लोटिंग, एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन जैसी पिक्चर होने लग जाती है, और इसलिए ओबिसिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। तो ये इस तरह के कॉम्बिनेशन में बिल्कुल अवॉइड करने हैं। हाई फैट हाई शुगर कॉम्बिनेशन जैसे गुलाब जामुन, आइसक्रीम हमें मिक्स करके नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई शुगर कंटेंट के हैं, और आइसक्रीम में फैट बहुत ज़्यादा है। तो हमारा एक बहुत ही ज़्यादा पूरा इंसुलिन स्पाइक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और फैट स्टोरेज, और हमारा पूरा इम्बैलेंस हो जाता है हमारा बॉडी का। कई बार मीट, जैसे इंडिया में ज़्यादा नहीं है, पर चीज़ और मीट को हम कंबाइन कर रहे हैं, तो वो क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन इकट्ठा होने से भी हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। जो अल्कोहल या पार्टीज होती हैं, अल्कोहल में फ्राइड फूड स्नैक्स सर्व किया जाता है, तो उससे भी अल्कोहल वैसे इरिटेट कर रहा है स्टमक लाइनिंग को, और फ्राइड फूड से और हमारा गैस्ट्रिक एंटी डिले हो रहा है और एसिडिटी बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें और एक्सपोनेंशियली हमें डैमेज कर रही हैं। ऐसी शहद को भी हमें हॉट फूड में ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी अब साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि हनी को, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है जब हम उसको हॉट मिल्क या टी में ऐड करते हैं। तो उसको वार्म या कोल्ड ड्रिंक में तो आप ऐड कर सकते हैं, पर हॉट में ना करें। और बहुत ज़्यादा प्रोटीन का, जैसे मैंने बताया, कॉम्बिनेशन का एग के साथ चिकन भी ले रहे हैं, पनीर भी ले रहे हैं एक ही मील में, तो इतना सारा एक्सेस प्रोटीन हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, और फिर हमारा इनडाइजेशन या ब्लोटिंग या फुलनेस रहता है। तो छोटे छोटे प्रैक्टिकल टिप्स हैं, जैसे लेमन को हम मील्स में रेगुलर यूज़ करें, सैलेड में भी यूज़ कर सकते हैं, सब्जी में भी डाल सकते हैं, दाल में भी डाल सकते हैं। तो उससे हमारा आयरन कंटेंट एब्जॉर्प्शन इंप्रूव हो जाता है। और थोड़ा सा हेल्दी फैट, जैसे हम घी को यूज करें, दाल में भी डाल सकते हैं और रोटी में भी लगा सकते हैं। और सीरियल और पल्सेस को कंबाइन करके खाएं, तो उससे हमारा प्रोटीन कंटेंट इंप्रूव हो जाता है, और सारे अमाइनो एसिड में मिलने लग जाते हैं। और ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड है जो स्लो कुकिंग है, हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना है, उससे भी हमारा न्यूट्रिएंट डैमेज होता है। तो ये हमें यूज करना है।
और बहुत ज़्यादा रिफाइंड ऑयल्स को ओवर यूज़ नहीं करना, बहुत ज़्यादा घी को यूज़ नहीं करना, ताकि उसका फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाए और फिर वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा ना रहे। तो कुछ केसेस थे हमारे हॉस्पिटल में भी, एक स्टाफ थे और उनका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम रहता, तो उनकी ऐसी प्रैक्टिस में पूछा गया कि क्या कारण है, तो उन्होंने ये बताया कि यूजली चाय ब्रेकफास्ट के साथ ले रहे हैं और लेमन का यूज़ भी बहुत कम है, तो ये छोटे छोटे चेंजेस किए तो इसी से उनका हीमोग्लोबिन इंप्रूव होने लग गया। ऐसे एक केस था, मेरे पास आते हैं पेशेंट्स कि ब्लोटिंग या फुलनेस के तो बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। तो मेनली वो इसलिए होते हैं क्योंकि खाने के साथ वो या तो कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, या फिर कई बार वो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, फिर हैवी मील्स सीधा लंच में ले रहे हैं। तो उससे क्या है कि एकदम बॉडी में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाता है माइक्रोबायोम का, गैस्ट्रिक एम्पटी डिले होती है और इससे फुलनेस रहती है। तो अब बच्चे ज़्यादा चूजी रहते हैं, इसलिए उनका ग्रोथ नहीं हो पाता, तो उनकी हाइट कम रह जाती है, वेट कम रहता है, क्योंकि वो फ्रूट्स वेजिटेबल प्रॉपर खाते नहीं। दाल खा रहे हैं तो चावल नहीं खाएंगे, चावल खा रहे हैं तो दाल नहीं खाएंगे, तो कम्बिनेशन प्रॉपर हो नहीं पाता है। तो इस कारण उनकी ग्रोथ हैम्पर होने लगती है। तो हमें ध्यान रखना है कि वो राइट कम्बिनेशन में फूड लें ताकि प्रॉपर ग्रोथ हो सके। तो फाइबर को हमें जरूर ऐड करना है, और डिनर में स्पेशली हम फाइबर लें, जिसमें सैलेड वगैरह लें और कर्ड को रिड्यूस लें तो हम, और चाय को और ये एनर्जी ड्रिंक्स को हम रात को कम लें तो वो कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करेंगे। तो राइट फूड कॉम्बिनेशंस हम अगर अप्लाई करते हैं तो हम काफ़ी सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं, और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को भी प्रॉपर रखेंगे, जिससे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से अपने आप को बचा सकते हैं, और जो एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी है उसको भी हम केटर कर सकते हैं। जो हमारी किचन है यही हमारी पहली फार्मेसी है, बाद में कोई मेडिसिन आती है। तो इसी में हम काफ़ी चेंजेस छोटे छोटे लाएंगे तो हम काफ़ी बीमारियों को इम्प्रूव कर सकते हैं। यही मेरा छोटा सा टेक प्रेजेंटेशन था। होप आप सबको कुछ समझ में आया होगा, और ये छोटे छोटे चेंजेस आप अपने किचन में अप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहित। बहुत ही एनलाइटनिंग सेशन था, और क्योंकि घर से ही रिलेटेड है, किचन से ही रिलेटेड है खाना, तो बहुत रिलेट भी कर पा रहे थे, और बहुत सीखने को भी मिल रहा था कि हम भी कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं और कहाँ गलत हो रहे हैं। और ये तो बिल्कुल सही है कि हमारी दादी नानी या मम्मी पापा लोगों को मे बी उसका साइंस नहीं पता था, बट दे वर फॉलोइंग दैट। और मतलब इंडियन थाली तो समझ में आया कि बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही सही तरीके से हम कर रहे हैं। बस वही है कि जो बिकॉज ऑफ द फार्मिंग एंड दो कुकिंग प्रैक्टिसेस जो मिसिंग न्यूट्रिएंट्स हो रहे हैं, उसको हम कहाँ से पूरा करें, उस पे भी हमें ध्यान देना है। एंड द मीटिंग इज ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस और किसी का कोई फीडबैक। और आज मुझे अपने गुरु सर यहाँ दिख रहे हैं, डॉक्टर दिनेश कनवाल सर। तो मैं चाहूंगी कि सर भी 2 मिनट अपना कुछ इनपुट दे। वैल्यूएबल इनपुट सर आपका। वेलकम सर। Thank you so much. Thank you so much, Dr. Priyanka. Dr. Rohit. So, after wonderful session of Dr. Rohit Singhal, कुछ बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उनके मैसेज में आपने देखा होगा बहुत क्लियरली कि आपका किचन ही आपका फार्मेसी है, 100%, 200% करें, मतलब ये बहुत एस्टेब्लिश फैक्ट है। एंड सेकेंडली डॉक्टर साहब ने जो इनलाइट किया हमें कॉम्बिनेशन फूड का, कि कौन सा फूड किस के साथ सिनर्जिकली काम करता है, और जो आयुर्वेद में भी कहा जाता है विरुद्ध आहार जिसको बोलते हैं, तो उन्होंने उसके बारे में बताया कि कौन सा चीज किस चीज के साथ नहीं खाना चाहिए, जो उसको एब्जॉर्प्शन में या उसको मेटाबलाइज होने में गट को, उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स देता है, तो उनके उसके बारे में उन्होंने बताया। सेकेंडली न्यूट्रिएंट कंटेंट जो फूड के अंदर है उसके बारे में भी काफी कुछ बताया। तो इट वाज ऑल टुगेदर अ कंप्लीट सेशन, नथिंग टू ऐड विद दिस। इट वाज अ कंप्लीट सेशन, एंड बहुत सिंपल तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने जो सारी चीजें बताई अपनी शॉर्ट प्रेजेंटेशन में, मतलब छोटी सी प्रेजेंटेशन थी लेकिन वो कंप्लीट था। इट वाज
wonderful. And thank you so much, Dr. Rohit, for enlightening Thank you. about all these things. And everything what he said is that is perfectly all right. आज के समय में अगर हम मॉडर्न जो चैलेंजेस हैं लाइफस्टाइल के या एनवायरमेंटल चैलेंजेस या फूड चैलेंजेस जो हैं, अगर उनको हम फाइट बैक करना चाहते हैं तो हमको ये जो एजुकेटिव सेशंस हैं इनमें लगातार रहना होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि हर वीक इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें वो बता रहे हैं और जो कि बहुत यूजफुल है. So thank you so much, Dr. Rohit, for this wonderful session, and Dr. Priyanka for this great initiative of educating people about food and nutrition and prevention and diet and disease, everything. So thank you so much and back to us. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर, और सच काइंड वर्ड्स. और मुझे लगता है मैं किसी का और अब ये फीडबैक है नहीं, तो मैं हम सेशन फिर यहीं क्लोज करते हैं, और फिर आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीक येट अगेन एंड विद एन एक्साइटिंग अगेन एक अच्छे हेल्थ टॉपिक के साथ. आप सब जो आप आए यहाँ अपना टाइम दिया, वैल्यूएबल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. वी कैन क्लोज द मीटिंग नाउ.